जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। और वो बात मेरे घर कर चुकी है और वो बात मैं कभी जिंदगी में भूलूंगा नहीं। 2009 में आई पास्ड आउट एज एन इंजीनियर, ग्रेजुएशन खत्म की थी और अगले ही दिन मैंने अपने आप को एक एक्टिंग कोर्स में अप्लाई किया अपने आप को। और मुझे एक्चुअली ये जानना था कि ये क्या सिर्फ ये हॉबी है या मैं ये जीवन भर ये करना चाहता हूँ, एक अपनी लाइफ इसको देना चाहता हूँ। एंड जब वो 5-6 महीने मैंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग अकेडमी है यहाँ पे बॉम्बे में, वहाँ पे मैंने बिताए, तो जो मुझे सबसे बड़ी सीख वहाँ पे ये मिली कि मैं श्योर था कि हाँ मैं यही करना चाहता हूँ, मुझे इस अपने काम से इश्क है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर था, मेरे पास जॉब लेटर भी थी। ये एक रूल था कि अगर एक्टिंग करनी है तो पूरी शिद्दत से सिर्फ यही करनी है, फिर ये सोच के नहीं करना कि आपके पास एक बैकअप पड़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैकअप हो तो वो आपकी वीकनेस भी बन सकती है। अगर आपके पास बैकअप है तो शायद वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट आप मारने से रह जाते हैं। और उसके बाद मुझे अनुराग कश्यप साहब के साथ एज एन ईडी बनने का मौका मिला गैंग्स ऑफ वासेपुर पे। वो बहुत बड़ी स्कूलिंग रही जब मैंने मनोज बाजपेयी जी, ऋचा चड्ढा, पीयूष मिश्रा जी, नवाज भाई, इन सबको काम करते हुए इन पर्सन देखा। वो मेरी बहुत बड़ी सबक थी और वहाँ से मैंने सीखा कि एक थिएटर का एक एक्टर के जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद मैंने थिएटर 3-4 साल करना शुरू किया नसीर साहब के साथ, मानव कौल में, कुमुद मिश्रा और भी काफ़ी छोटे मोटे थिएटर ग्रुप्स थे, उनके साथ करना शुरू किया बॉम्बे में। साथ में फिर ऑडिशंस देने मैंने शुरू किया। ऑडिशंस यहाँ पे बॉम्बे में 3-4 जगह बहुत मशहूर हैं जहाँ ऑडिशन होते हैं, उसे बॉम्बे में स्ट्रगलर्स एरिया भी कहा जाता है। तो वहाँ खूब चक्कर काटे हैं। रोज़ 11 बजे सुबह एक बैग लेके निकलता था जिसमें एक फॉर्मल वेयर होता था, कुर्ता पजामा होता था, एक ट्रिमर रखा होता था और वो लेकर मैं निकलता था कि कहीं भी जो लुक कहोगे मैं उस लुक में आके आपको ऑडिशन दे दूंगा। आप सुबह उठते हो और रोज़ वो झोला लेके चलते हो कि एक जिसमें फॉर्मल कपड़े होते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, एक ट्रिमर लेके निकलता था कि कैसा भी कैरेक्टर हो मैं उस तरीके के कपड़े पहन के मैं ऑडिशन दे दूंगा। ऑफ कोर्स मतलब इट्स नॉट इजी, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। जब आप आते हो और पहले से 100-150 लोग खड़े हैं उस ऑडिशन के लिए, फिर उनके सामने परफॉर्म करके आपको प्रूव करना है, फिर टॉप 3 में आना है, फिर टॉप 3 से फिर आप सिलेक्ट होते हो, कई बार फिर एक ऑडिशन राउंड होता है, फिर आप सिलेक्ट होते हो, फिर जाके आपको एक 30 सेकेंड्स की ऐड मिलती है। तो वो ड्रिल जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। तो काफ़ी ऑडिशंस हुए, सब कुछ हुआ, 3-4 साल ऐसे ही चले और फिर 2013 में मुझे याद है जुबान का ऑडिशन मैंने दिया था, मोजेस सिंह की जो फिल्म थी, वो पहली फिल्म थी जो एज अ लीड क्रैक हुई थी और उसके बाद फिर सफ़र। हमें सिर्फ ये सिखाया गया माँ बाप से कि आप मेहनत करो, आप जो आपका काम है वो करो, सिंसियरली करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसमें कोई गम नहीं कर। तो शायद वो इनग्रेन्ड था अंदर कि आप करते रहो, फिर होगा नहीं होगा वो देखी जाएगी। और पापा हमेशा कहते हैं कि अगर तुम पूरी सच्चाई से आज को जी रहो ना, कल अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो। तो पता नहीं वो एक सबकॉन्शियसली अंदर बैठ चुकी है, वो घर कर चुकी है बात। और मैं सचमुच इस चीज को मैं बहुत पसंद करता हूँ, एक्टिंग करना। तो वो शायद उसी ने मुझे रोज एनर्जी दी कि निकलो, आज कुछ नहीं हुआ पर कल फिर निकलेंगे, फिर कुछ करेंगे। हाँ, कुछ कुछ दिन होते थे जब आपको वो मंजिल बहुत दूर लगती है कि यार ये पता नहीं कैसे होगा, बट मुझे याद है माँ जब भी खाना खाते थे तो माँ साथ में बोलते, तो क्यों सोच रहा है कैसे होगा, तेरा काम ही नहीं है वो कैसे होगा सोचना। यू डोंट हैव टू गेट रिड ऑफ योर फियर, क्योंकि फियर ही तुमसे अच्छा काम करवाता है। जिस दिन फियर निकल गया ना, तुम कंप्लेसेंट हो जाओगे, तुम सोफे पे बैठ जाओगे। फियर बहुत अच्छी चीज है, जब तक फियर है तुम अलाइव हो। हम जिंदा तब तक है जब तक मौत का डर है। ये तो मेरे अंदर से आई हुई चीज है ना, ये तो मैं इसका कंट्रोलर होना चाहिए, मैं मालिक होना चाहिए अपने फियर का। मुझे लगता है ना, ये सक्सेस या फेलियर दोनों में से किसी चीज को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप किस वजह से आपने इस जर्नी पे पहला कदम रखा था वो याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने रखा था क्योंकि मैं इस चीज से प्यार करता हूँ और मुझे इस चीज में वो एक्टिंग करने की खुशी मैं जीना चाहता हूँ पूरी जिंदगी। और मेरा फोकस जब तक उस चीज पे रहेगा तो मुझे ये सक्सेस या फेलियर बाय प्रोडक्ट ही लगेंगे, जो आएंगे और जाएंगे, और दोनों आएंगे और दोनों जाएंगे, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। सर देखिए, जो हमारी अपब्रिंगिंग रही है, मेरा एक छोटा भाई है सनी, कभी भी पापा ने जब हम बड़े हो रहे थे तब फिल्मों को घर तक नहीं पहुंचाया, हमारे डिनर टेबल पे कभी फिल्में डिस्कस नहीं हुई ना। तो उस वजह से कभी हमारे अंदर बड़े होते समय कभी इच्छा नहीं थी कि पापा हमें फिल्में देखनी है, शूटिंग देखनी है या किसी ट्रायल शो पे जाना है, कभी वो इच्छा ही नहीं थी हमारे लिए। पापा जैसे दूसरों के बच्चे पापा जाते हैं काम करने, वैसे हमारे पापा भी काम करके घर लौटते थे। हमें ज़्यादा फिल्मों का नॉलेज नहीं था। हाँ, इतना थोड़ा बहुत पता लग जाता था कि घर पे जब मीटिंग्स होती थी तो कैमरा शब्द सुनाई देता था, लोकेशन शब्द सुनाई देता था। इतनी हल्की हल्की अपने आप वो चीज़ें बातें जाने लग गई दिमाग में।
चांदी की चम्मच तो कभी नहीं थी, वो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बचपन से आई थिंक सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं एक्टर अंदर था ही, पर कभी ये नहीं सोचा था कि करियर एज एन एक्टर ही बनाना है। पापा से एक चीज़ सीखी है कि आप अपने आज को पूरा जियो, पूरी सच्चाई से जियो। तो जब हम बड़े हो रहे थे तब हमारा काम था पढ़ाई करना, पढ़ाई को सच्चाई से जी रहे थे। नंबर अच्छे आने लग गए, मैथ्स पसंद था तो साइंस ले ली, इंजीनियरिंग करने लग गए। फिर इंजीनियरिंग के दौरान मतलब, और तब तक हमेशा हर साल में, चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो, मैं स्टेज पे हमेशा एक्टिव था। तो जब वो घड़ी आई फैसला लेने की कि इसके बाद क्या करना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है या क्या करना है जीवन में, तो तब जब हमारे फैकल्टी ने हमें लेकर गए एक इंडस्ट्री में, कंपनी में, दिखाने के लिए कि ये तुम्हारा फ्यूचर है, और जैसे ही मैंने कदम रखा मुझे पता लगा कि ये ना मैं इसके लिए बना हूँ ना ये मेरे लिए बना है। कौन सी स्ट्रीम में अपनी इंजीनियरिंग की? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में। तो उस दिन मैंने अपने आप से पूछा था कि यार तुम्हें करना क्या है। उस दिन मैंने पहली बार अपने फ्यूचर के बारे में सोचा था। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार करना तो ये पसंद है मुझे। तो तब मैंने पहली बार खुद को एक्टर क्वेश्चन मार्क किया था। और मुझे याद है जब मैंने पहली बार पापा से ये बात शेयर की थी कि मुझे इंजीनियर नहीं एक्टर बनना है, तो पापा बड़े खुश थे कि मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ। क्योंकि जैसे पापा हैं या दादाजी हैं, दादाजी की पंजाब में होशियारपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक छोटे से गांव में एक किराने की दुकान थी। पापा वहीं बड़े हुए हैं। उनका सपना था कि मैं एक इंग्लिश लेक्चरर बनूं पंजाब में, जो वो कभी जी नहीं पाए बिकॉज तभी फाइनेंशियल तंगी थी फैमिली में। तो उस वजह से उनको बॉम्बे आके स्ट्रगल करनी पड़ी एंड डेस्टिनी उन्हें एक एक्शन डायरेक्टर बना दिया उन्हें। तो पापा हमेशा से ये और दादाजी ने ये सपना देखा था कि कभी एक वो आइडियल लाइफ हो जहाँ आप जॉब कर रहे हो, मंडे टू फ्राइडे काम चल रहा है, सैटरडे संडे छुट्टी है, दिवाली की अलग छुट्टी मिलती है, महीने का एक पे चेक मिलता है, वो अब हमारा बेटा जिएगा। तो ये पहला कौशल परिवार में चिराग है जो ये जिएगा जो हमने सपने देखे थे। तो जब मैंने आके कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो उनके वो सारे सपने टूटते हुए मुझे दिखाई दिए। तो उन्होंने, पर उनका पहला सवाल ही यही था कि तुम्हें एक्टर क्यों बनना है, क्योंकि तुम्हें लगता है मैं इंडस्ट्री से हो तो तुम्हारा सफर इजी हो जाएगा। तो मैंने कहा, उन्होंने सही सवाल पूछा। हाँ, तो उनका पहला सवाल ये था। तो मैंने कहा नहीं, देखिए मैंने, और क्योंकि ना पापा हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, उन्होंने सिखाया हमें बचपन से है ना, उन्होंने कभी हार्श रियलिटीज़ हमसे छुपाई नहीं है। तो मुझे पता है घर का एक एक फर्नीचर कैसे आया है, मुझे उनकी जर्नी पता है, जो एक मलाड के 10 बाय 10 के एक चौल के घर से जो शुरुआत हुई थी, जहाँ मैं पैदा हुआ था, वहाँ से अब तक की उनकी जर्नी क्या रही है। तो मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में वो सिर्फ वो ग्लैमर और ग्लॉस नहीं है, इसमें बहुत हार्डशिप्स है, बहुत मेहनत है, बहुत सैक्रिफाइसेस है। आपको काम को सबसे पहले रखना पड़ता है, तब जाके कुछ रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैंने वो जीवन उनका देखा है। तो मैंने कहा कि सिर्फ पापा को मैंने एक बात कही थी कि पापा देखो, मेरे एकेडमिक्स जो हैं, नंबर अच्छे आ रहे हैं, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, पर कभी आगे जाके 10-15 साल बाद जाके मुझे ये रिग्रेट नहीं करना कभी भी कि यार जब मैं 22 का था मुझे करना कुछ और था, पर मैंने पहला कदम ही नहीं रखा, मैंने कोशिश ही नहीं की। तो मेरे मन से मुझे लगता है कि ये मेरी इनर कॉलिंग है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मुझे इस काम में मज़ा बहुत आता है, खुशी बहुत मिलती है। तो आई डोंट माइंड स्ट्रगलिंग फॉर द नेक्स्ट 5 years 10 years, जितना भी जो भी किस्मत में लिखा हो। तो पापा को लगा इसकी वजह ठीक है, और पापा इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं आज तक जो भी मुझे मिला है वो इस इंडस्ट्री की बदौलत है। तो मैं कभी किसी को डिस्करेज नहीं करूँगा इस इंडस्ट्री से आने से, बट उसकी वजह सही होनी बहुत ज़रूरी है। तो उस नोट पे मेरी जर्नी शुरू हुई। और रही बात कि कितनी स्ट्रगल हुई है या कैसी जर्नी रही है, 2009 में आई पास्ड आउट एज एन इंजीनियर, ग्रेजुएशन ख़त्म की थी, और अगले ही दिन मैंने अपने आप को एक एक्टिंग कोर्स में अप्लाई किया अपने आप को। और मुझे एक्चुअली ये जानना था कि ये क्या सिर्फ ये हॉबी है या मैं ये जीवन भर ये करना चाहता हूँ, एक अपनी लाइफ इसको देना चाहता हूँ। एंड जब वो 5-6 महीने मैंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग अकेडमी है यहाँ पे बॉम्बे में, वहाँ पे मैंने बिताए, तो जो मुझे सबसे बड़ी सीख वहाँ पे ये मिली कि मैं श्योर था कि हाँ मैं यही करना चाहता हूँ, मुझे इस अपने काम से इश्क है। और उसके बाद फिर मुझे अनुराग कश्यप साहब के साथ एज एन एडी बनने का मौका मिला गैंग्स ऑफ वासीपुर पे। वो बहुत बड़ी स्कूलिंग रही जब मैंने मनोज वाजपेयी जी, ऋचा चड्ढा, पीयूष मिश्रा जी, नवाज भाई, इन सबको काम करते हुए इन पर्सन देखा। वो मेरी बहुत बड़ी सबक थी, और वहाँ से मैंने सीखा कि एक थिएटर का एक एक्टर के जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद मैंने थिएटर 3-4 साल करना शुरू किया नसीर साहब के साथ, मानव कौल हैं, कुमुद मिश्रा,
और भी काफ़ी छोटे मोटे थिएटर ग्रुप्स थे, उनके साथ करना शुरू किया बॉम्बे में। साथ में फिर ऑडिशंस देने मैंने शुरू किए। ऑडिशंस यहाँ पे बॉम्बे में 3-4 जगह बहुत मशहूर हैं जहाँ ऑडिशन होते हैं। उसे बॉम्बे में स्ट्रगलर्स एरिया भी कहा जाता है। तो वहाँ खूब चक्कर काटे हैं। रोज़ 11 बजे सुबह एक बैग लेके निकलता था जिसमें एक फॉर्मल वेयर होता था, कुर्ता पजामा होता था, एक ट्रिमर रखा होता था, और वो लेकर मैं निकलता था कि कहीं भी जो लुक कहोगे मैं उस लुक में आके आपको ऑडिशन दे दूंगा। तो काफ़ी दरवाज़ों पे खटखटाया हूँ और पहला सवाल ये पूछा हूँ कि एम आई फिट फॉर द ऑडिशन। तो ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता था कि क्या मैं फिट हूँ। तो ये सवाल तो ऐसा हो गया था कि ये रोज़ पता नहीं कितनी बार मैंने पूछा है ये। तो काफ़ी ऑडिशंस हुए, सब कुछ हुआ, 3-4 साल ऐसे ही चले। और फिर 2013 में मुझे याद है ज़ुबान का ऑडिशन मैंने दिया था। मोजेस सिंह की जो फिल्म थी, वो पहली फिल्म थी जो एज अ लीड क्रैक हुई थी, और उसके बाद फिर सफ़र शुरू हुआ था। ये जो 3-4 साल जब तक आपको लिए दरवाजे बंद हो रहे थे, तब तक तो फैसला बदलने का भी कभी मन हुआ? नहीं, एक्चुअली नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। और जैसे मैंने कहा ना, वो जैसे बचपन में भी ना हम पे कभी वो प्रेशर नहीं था कि तुम्हें फर्स्ट आना है। हमें सिर्फ ये सिखाया गया माँ बाप से कि आप मेहनत करो, आप जो आपका काम है वो करो, सिंसियरली करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसमें कोई गम नहीं। फिर तो शायद वो इनग्रेन्ड था अंदर कि आप करते रहो, फिर होगा नहीं होगा वो देखी जाएगी। और पापा हमेशा कहते हैं कि अगर तुम पूरी सच्चाई से आज को जी रहे हो ना, कल अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो। तो पता नहीं वो एक सबकॉन्शियसली अंदर बैठ चुकी है, वो घर कर चुकी है बात। और मैं सचमुच इस चीज़ को मैं बहुत पसंद करता हूँ, एक्टिंग करना। तो वो शायद उसी ने मुझे रोज़ एनर्जी दी कि निकलो, आज कुछ नहीं हुआ पर कल फिर निकलेंगे, फिर कुछ करेंगे। हाँ, कुछ दिन होते थे जब आपको वो मंजिल बहुत दूर लगती है कि यार ये पता नहीं कैसे होगा। बट मुझे याद है माँ जब भी खाना खाते थे तो माँ साथ में बोलते, तू क्यों सोच रहा है कैसे होगा, तेरा काम ही नहीं है वो कैसे होगा सोचना, तू करता रहे, जो होगा वो अपने आप संभाल लेगा ऊपर वाला। तो अच्छा, इंजीनियरिंग के ज़मानों में अगर आप याद करें तो एक्टिंग करना है की सोच कैसे आई होगी? मतलब किसी को देखकर या खुद आपने कुछ किया, किसी ने बैकअप किया, कुछ ऐसा? मतलब नहीं, मैं जैसे मैंने बताया, मैं बचपन से स्टेज पे एक्टिव था, चाहे वो डांस हो, चाहे स्किट्स हो, चाहे प्लेज हो, चाहे फैंसी ड्रेस ही क्यों ना हो, मैं कोई मौका छोड़ता नहीं था। बिकॉज मैं बहुत एक शाय किड था बचपन से, और मुझे स्टेज पे ना बहुत लिबरेटेड वाली फीलिंग आती थी। मुझे लगता मैं जो करना चाहूँ ना मैं कर सकता हूँ और कोई रोकेगा नहीं मुझे। तो पता नहीं वो उस एक कोर फीलिंग से ये बात शुरू हुई थी, तो इसलिए मैं वो बड़ा इन्जॉय करता था वो परफॉर्म करना। तो जैसे कि मैंने बताया, वो मोमेंट था जब मैं उस कंपनी में गया था, वो दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मेरे लाइफ का, क्योंकि पहली बार मैं किसी चीज़ को लेके बहुत श्योर था कि क्या ज़िंदगी में नहीं करना है। और वो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप 1 कि क्या नहीं करना वो तुम्हें पता है, तो क्या करना है वो आपको ऑटोमेटिकली वो जवाब मिल जाएगा। और जब आपने फिल्में जो देखी, उनमें किस तरह की एक्टिंग को लगा कि हाँ ये वाला एक्टिंग का एरिया, ये मेरा वाला एरिया है? बहुत तरह के एक्टरों को देखते हुए और बहुत तरह की फिल्में देखते हुए, आप चाहे वो हिंदुस्तान की हों या फिर हॉलीवुड या वर्ल्ड सिनेमा से, आपको कौन वाला एक्टिंग स्कूल ऐसा था जिसको आपने किशोर नमित के यहाँ भी सीखते हुए ध्यान रखा कि मुझे ये वाला इस दिशा में जाना है? एक्चुअली सर, मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर मैं अपनी अगर दिशा बांध लूँगा ना कि ये ही मेरी दिशा है, तो मैं अपने आप को एक लिमिट कर रहा हूँ एज एन एक्टर। तो मैंने कभी वैसे सोचने की कोशिश नहीं की कि यही इस तरीके की एक्टिंग मेरी एक्टिंग है या जहाँ मैं अप्रोच करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं रहा है। मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना, उनको अगर मतलब जो मुझे कैरेक्टर मिले उसको पूरी सच्चाई से निभाना, मैं उतना ही सिंपल रखता हूँ। उसके अलावा किस तरीके की एक्टिंग होनी चाहिए, मेरी एक सिग्नेचर एक्टिंग होनी चाहिए या नहीं, मेरा क्या स्टाइल है, वो शायद एक्सपीरियंस के साथ अपने आप आएगा। मैं शायद बहुत नया हूँ उस चीज़ के लिए कि वो जानना कि मेरा अपना क्या स्टाइल है एक्टिंग का। मेरा सिर्फ ये है कि जब मैं वो एक्शन और कट के बीच में जो कैरेक्टर मुझे निभाना है, जो लाइफ मुझे जीनी है, उसको मैं पूरी ईमानदारी से जीऊँ। मेरा सिर्फ इतना फोकस होता है, और उससे ज़्यादा मैं अभी तक कहूँगा मैं सोचने लायक बना नहीं हूँ, उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ। पर फिल्में मैंने हर तरीके की एंजॉय की है। मैं चाहे वो मतलब मुगले आज़म मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, पर 90s, क्योंकि मैं 88 में पैदा हुआ, मैंने 90s गोविंदा की जितनी फिल्में थी गोविंदा साहब की, मैंने वो सारी देखी और मैं सारी एंजॉय करता था वो। और उसके अलावा चाहे वो बच्चन साहब की दीवार हो, चाहे दिलीप साहब की राम और शाम हो, वो सबसे इंस्पायर हुआ हूँ।
तो आई डोंट थिंक मैं एक दिशा में फिक्स होना चाहता हूँ, अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो अभी तो बच्चा चलना सीख रहा है। वो ठीक है, अपने बच्चे ने तो तभी एक ऐसा कड़ा फैसला लेकर, जब वो इंजीनियरिंग के पेशे में जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको लेकर एक बहुत डेफिनेट ना कही, तो ये नहीं कह सकते कि बच्चा उतना भी बच्चा है। तो क्योंकि फिर आपको अपनी एक्टिंग के लिए भी क्या मतलब, फिर क्या वो तोहफा 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 लाया 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 में हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ना बोलेंगे, इसको लेकर भी तो कुछ एक डेफिनेट फैसला कभी लेना ही होगा। हाँ, ये आपको रहता है एज एन एक्टर कि मैं जितना रियल कर सकूँ, कैरिकेचरिश काम ना करूँ, वो शायद मेरा स्पेस नहीं है। एक सटल काम करना अच्छा लगता है मुझे, पर वही है कि मैं कभी भी उसको अपना कंफर्ट स्पेस नहीं बनाना चाहता एज एन एक्टर। मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहूँगा कि अच्छा, ये अगर मेरा कंफर्ट स्पेस है तो इसके बाहर मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर किसी दिन मुझे कुछ लाउड करने का मौका मिले और वो मुझे करना हो, तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा कि ऑल्दो ये शायद मेरा स्टाइल नहीं है, पर शायद मैं करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अभी जैसे कि फिल्में जो आप तक पहुँची, क्योंकि अभी तो आप बहुत तेज़ी से डिमांड में होंगे, लेकिन ख़ुद आप तक फिल्में पहुँचें उसके लिए आप क्या मैकेनिज़्म अपनाते हैं? कुछ तो आप अपने लिए तैयारी भी करते रहते होंगे, लेकिन इसके अलावा जैसे आपने कहा कि आपके पिता का एक बहुत मॉडरेट स्टार्ट था, लेकिन आज आप एक महंगी मर्सिडीज़ बेंज में चलते हैं, तो क्या उसको चलने के पीछे कास्टिंग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को थोड़ा उनके सामने भौकाल पैदा करने के लिए करते हैं या नहीं, ऐसा मैं कुछ करने की कोशिश नहीं करता जो मैं नहीं हूँ। देखिए, मैं जब फिल्में आती है या स्क्रिप्ट आती है, तो आपके लिए सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ होती है उसकी कहानी, उसकी स्क्रीन प्ले और कौन डायरेक्टर है, क्योंकि ये तीन आई थिंक सबसे बड़े पिलर्स हैं एक फ़िल्म को लेकर। मेरी शुरुआत मसान जैसी फिल्म से हुई, जहाँ एक वो मल्टी नरेटिव स्टोरी थी जिसका मैं एक हिस्सा था, छोटा सा। और जब मैंने देखा कि कहानी जब लोग घर लेकर जाते हैं तो उसके किरदार भी लोग घर लेकर जाते हैं, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि कहानी का हीरो होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई ऐसी अच्छी कहानी है जो मुझे अफेक्ट करती है, जो उस दिन स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद या नरेशन सुनने के बाद मैं पूरे दिन उस बारे में सोचता रहता हूँ, तो मुझे उसका हिस्सा बनने की बहुत एक क्रेविंग होती है कि हाँ यार, मैं ऐसी कहानी का एक हिस्सा बनूँ। और ये मेरे ख्याल से वैसे भी एक बहुत खूबसूरत फेज़ चल रहा है सिनेमा में, जहाँ लोग अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं एक अलग कंटेंट को, अलग चेहरों को, अलग राइटर्स को, कुछ नया, उनको सरप्राइज़, वो चाहते हैं कि हम सरप्राइज़ हों। तो शायद उस वजह से मुझ जैसे एक्टर्स को मौका भी मिल रहा है कि ये कुछ अनकन्वेंशनल लोग कहने लग गए, ये एक टर्म आ गया है अनकन्वेंशनल, तो उसमें फॉल करता हूँ। तो वो शायद आजकल वो ट्रेंड में है, तो मुझे भी काम मिल रहा है। बट उससे ज़्यादा तैयारी, मेरा सबसे बड़ा मानना है कि पहली चीज़ तो मुझे ये करनी चाहिए कि एक एम्प्टी स्लेट के साथ अपने डायरेक्टर को सरेंडर कर दूं, क्योंकि मेरा काम है उनकी विज़न में एक हाथ बटाना, वो लोगों तक पहुंचाना। तो पहले उनका विज़न समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी स्लेट एम्प्टी करके, साफ़ करके मैं उनके पास जाता हूँ एंड मैं उनको अलाउ करता हूँ कि आप मुझे भरिए, आप ये कब भरिए, आप किसके साथ भरना चाहते हैं, आपका किरदार क्या है, आपकी दुनिया क्या है, आपने क्यों लिखा, क्या सोच के, क्या नहीं लिखा। तो वो जानने की कोशिश करता हूँ। फिर धीरे धीरे हर किरदार के लिए एक अलग अप्रोच होता है, एक अलग मेथड होता है। जैसे मसान थी, तो मसान के लिए मेरे लिए एक लड़का जो पंजाबी लड़का है, जो बॉम्बे में पला बड़ा है, मेरे लिए बनारस के उस घाट पे जीने वाले दीपक को जानना बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए उसकी दुनिया जाननी बहुत ज़रूरी थी, जो उस घाट से कभी बाहर नहीं निकला हो। तो मुझे पता था कि मैं नीरज और वरुण के साथ पहले बैठ के, क्योंकि उन्होंने 2.5 साल बनारस में रह के वो जीवन जिया है, फिर वो जाके कहानी उन्हें मिली है, तो मेरे लिए बनारस को जीना बहुत ज़रूरी था। तो शूटिंग से 3 हफ्ते पहले ही मैं बनारस चला गया था, वहाँ जीने लग गया था, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के एटमॉस्फेयर को इम्बाइब करना, वहाँ की, जैसे नीरज को काशी का भाषा भी चाहिए थी, तो वो सुनना, वो अपने टेलीफोन रिकॉर्डर पे मैं चुपके से रिकॉर्ड करता था किसी चाय के ठेले पे बैठ के, फिर घर आके उसको नोट डाउन करता था, उसको स्क्रिप्ट समझ के बोलने की कोशिश करता था। रमन राघव में एक अलग अप्रोच थी। रमन राघव में एक उसकी मानसिक स्थिति क्या है उस कैरेक्टर की, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है जिस वजह से वो इतना एजी है वो कैरेक्टर, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसमें एक आइसोलेशन टूल मुझे बहुत हेल्प की थी कि थोड़ी सी एकांत में रहना, ये नहीं कि अकेले रहने लग जाना, पर भीड़ में भी एक एकांत कैसे पाया जा सकता है, कैसे खुद को अकेला रहा जा सकता है, वो बड़ा हेल्प किया। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको आपके डायरेक्टर
की गाइडेंस ही आपको हेल्प करती है। जब आप पहले दिन शूट पे पहुंचते हो, आपकी सारी तैयारी हो चुकी होती है, जितनी थी, उसके बाद तो आप पूरी तरह डायरेक्टर पे ही छोड़ देते हो, और वो जहां आपको जिस दिशा में ले जाए फिर आप उसी दिशा में एज अ कैरेक्टर आप करने की कोशिश करते हो। जैसा कि आपने कहा कि लीड कैरेक्टर होने का एक फ़ायदा ये होता है कि कहानी के साथ कैरेक्टर को भी दर्शक अपने घर तक लेकर जाता है, लेकिन उसी के साथ एक दूसरी चीज़ आती है, जैसे स्पॉटलाइट जब आप पर है और आप शोहरत की रास्ते पर बढ़ रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं आपके पोस्टर लगे हुए हैं, आपकी बातें हो रही हैं, आप टेलीविज़न स्पेस ले रहे हैं, आप एक टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं, उसके साथ एक बोनस में एक चीज़ मिलती है कि आप अपने इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा बना लें और आप उम्मीद करें कि अब तो आप एक स्टार हैं, आप जब निकलेंगे तो पीछे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक बजेगा और उसके साथ आपका अपीयर। तो ये एक ऐसा ट्रैप है जिसको शायद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होने और लगातार कुछ सीरियस फिल्म मेकर्स के साथ ट्रेंड होते हुए आपको लगता है कि वो एक ऐसा ट्रैप है जिसमें फंस जाने का ख़तरा बना हुआ है? सर, ये खतरा तो ऑफ कोर्स रहता है, और ये एक बहुत ही निजी चीज़ है कि आप उस ट्रैप में फंसते हो या नहीं फंसते हो। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे पास एक फैमिली है और कुछ दोस्त हैं जो मुझे बहुत ग्राउंडेड रखते हैं, जो बहुत एक रियल रिव्यू देते हैं और कि कैसे उन्हें मेरा काम लगा या कितनी स्कोप है इम्प्रूवमेंट की। तो मेरे ख्याल से उनकी बदौलत अभी तक उस ट्रैप में मैं नहीं फंसा हूँ और ना ही कभी फंसने की आशा रखता हूँ। और उसके अलावा सर, मुझे लगता है ना, ये सक्सेस या फेलियर दोनों में से किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप किस वजह से आपने इस जर्नी पे पहला कदम रखा था वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने रखा था क्योंकि मैं इस चीज़ से प्यार करता हूँ और मुझे इस चीज़ में वो एक्टिंग करने की खुशी मैं जीना चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी, और मेरा फोकस जब तक उस चीज़ पे रहेगा तो मुझे ये सक्सेस या फेलियर बाय प्रोडक्ट ही लगेंगे, जो आएंगे और जाएंगे, और दोनों आएंगे और दोनों जाएंगे, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, यू नो। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, जो ये प्रोसेस जी रहा हूँ, उसकी खुशी में जीता रहूँ, उसमें मैं खुश होता रहूँ। बाकी ये उसके साथ क्या क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, मैं समझता हूँ बहुत उसमें डेस्टिनी का खेल है, और उसमें मेरा बहुत कम योगदान है। एक्चुअली एक्टर्स बहुत लाइमलाइट ले जाते हैं इसमें। जो एक्टर को एक वो 10 सेकंड का वो मोमेंट ऑफ फेम मिलता है ना, जब कैमरा रोलिंग एक्शन बोला जाता है और फिर उनको स्पॉटलाइट मिलती है कि वो डायलॉग बोले जो कभी यादगार हो जाएंगे, उसके पीछे 200 लोगों की मेहनत होती है। वो सिर्फ हमारी मेहनत नहीं होती है, वो कई लाइटमैन कोई बहुत दूर ऊपर खड़ा होकर वो लाइट हमारे चेहरे पे मार रहा है तब वो शक्ल दिख रही है। तो वो सब आप जब देखते हो कि इतने लोगों की मेहनत है, तो वो आपके सिर तक शायद नहीं जाती कि आप अकेले ही तीसमार खान नहीं हो जो फिल्म बना रहे हो या फिल्म को हिट करा रहे हो, वो सबकी मेहनत है। जो पेशा आपने चुना है विक्की, उसमें हर पल जब भी आपके पास एक नई फिल्म आएगी, एक नई चुनौती आएगी, लगातार एक अनप्रिडिक्टेबल करियर है जिसमें चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी और सीखने का ये सिलसिला ज़िंदगी भर चलेगा अगर आप उसके लिए ओपन हैं। लेकिन अगर आप देखें कि किशोर नमित के एक्टिंग स्कूल से आपने ऐसा क्या सीखा, अगर आप हमें बताना चाहें, जो आपको लगता है कि हाँ वहाँ पर समय गुजारना फ़ायदेमंद हुआ? मेरे लिए सर, उन्होंने ना एक बात मुझे कही थी, किशोर सर ने, और सबको ही कही थी बैच में, कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। और वो बात मेरे घर कर चुकी है और वो बात मैं कभी ज़िंदगी में भूलूंगा नहीं। तो ये सबसे बड़ी सीख मैं लेके गया था और ये हर दिन जब भी मैं सेट पे होता हूँ ये बात मुझे हमेशा याद होती है, और ये आई कैन नेवर थैंक हिम इनफ उस लाइन के लिए। और मैं जब भी उनसे बोलता हूँ या जब भी उनके बैच, अभी प्रेजेंट बैच में मिलने का मौका मिलता है, मैं हमेशा कहता हूँ ये लाइन अब आपको समझ नहीं आएगी, पर जब आप आगे जाके सेट पे काम करोगे या जब आप नॉर्मल लाइफ जियोगे तब आपको ये लाइन बहुत याद रहेगी। तो उसके अलावा, और जैसे मैंने कहा था, मैं उन 6 महीनों में मैं श्योर होना चाहता था कि यही मैं अपना पूरा जीवन इसको देना चाहता हूँ। तो मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा किशोर सर का कि उन्होंने मुझे इस काम से प्यार करवाया है, कि उन 6 महीनों में मुझे सचमुच इस काम से इश्क हुआ कि मैं खुद को कह पाया कि मैं पूरी ज़िंदगी इसको देना चाहता हूँ।